पीलू ने समझाया, फिर आगे कहा, लेकिन मैंने जो जानकारी एकत्र की है उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं था। पीलू ने बात को टालते हुए अपनी बात खत्म की। अभिमन्यु को यकीन था कि उसने जो खाना खाया वो असली खाना था और जिस होटल के मालिक से वो मिला था वो कोई भ्रम नहीं था। उसने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि उसे जो जानकारी मिली है वो अतीत की किताबों से आई है। क्या है ये अतीत की किताब? क्या अभिमन्यु किसी भ्रमजाल में जी रहा है? 1 घंटे बाद अभिमन्यु एक छोटे ग्रे अंडे के साथ जंगल से निकल गया और गिलहरियों के एक ग्रुप को उसने खाने को दिया जो उसके पास था। जैसे ही अभिमन्यु गाड़ी में बैठा, पीलू अचानक से घोड़े की पीठ पर कूद गया। रुको अभिमन्यु, शीखू ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। बागीचे का अभिशाप अभी तक गया नहीं है। जो कोई बगीचे से जिंदा वापस आता है ना, उस पर कुछ अभिशाप रहता है। वो अकेले यात्रा नहीं कर सकता, नहीं तो उसके ऊपर खतरा मंडराता रहता है। पीलू गंभीर स्वर में बोल रहा था। क्या अकेले यात्रा नहीं कर सकता मैं? अभिमन्यु थोड़ा सा हिचकिचाया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन फिर से ठंड लगने लगी। उसने सोचा कि ऐसी ही ठंड उसे बगीचे में भी महसूस होती थी। पीलू, शीखू से कहना कि मैं उसकी सलाह की सराहना करता हूं, अभिमन्यु ने बेमन मुस्कुराते हुए बोला। और हां, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा ही होगा अभिमन्यु, ऐसा ही होगा। पीलू घोड़े से कूद गया और जंगल की ओर चल दिया। अभिमन्यु ने लगाम हिलाई और गाड़ी चलने लगी। अभिमन्यु, अपना ध्यान रखना, पीलू पीछे से चिल्लाया। पीलू, मुझे भी उम्मीद है कि हम फिर से मिलेंगे। अभिमन्यु ने पीलू की बातें सुनी और हंसने लगा। अभिमन्यु ने 5 दिनों तक पूरी गति से यात्रा की और अंत में उसने काली पर्वत को छोड़ दिया। वो एक छोटे से शहर में पहुंचा और एक होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। सर, आपकी सफेद रोटी और दूध, आनंद लें। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। मालिक की बेटी ने एक प्लेट में एक सफेद रोटी परोसी और एक ग्लास में दूध डाला। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आदेश सही था, वो चली गई। अभिमन्यु ने सफेद रोटी का एक टुकड़ा पकड़ा और काट लिया। यह रोटी थोड़ी मीठी थी। अभिमन्यु ने एक पूरा ग्लास मीठा दूध पी लिया। उसने मेज पर चांदी के कई सिक्के रख दिए और दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में लौट आया। चूंकि अभिमन्यु को ध्यान करना था, इसलिए उसने एक शांत कमरा किराए पर लिया था। अभिमन्यु ने कमरा बंद कर दिया और खिड़कियां भी बंद कर दी। उसने एक तेल का दीपक जलाया और कुछ ऊर्जा कणों को हवा में छोड़ा। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई भी दरवाजे या खिड़की से झांकने की कोशिश ना कर रहा हो। जब लोग उसके कमरे के पास होते तो वे ऊर्जा कण उसे सचेत कर देते। अभिमन्यु ने अपने काले बैग से उस पंजे को निकाला और टेबल पर रख दिया। पंजे का वजन लगभग 5 किलोग्राम था और इसकी सतह पारभासी तेल से ढकी हुई थी। वो पंजा प्रकाश के नीचे चमक रहा था। अभिमन्यु ने स्कूल से प्राप्त किए हुए तेल का इस्तेमाल किया और उस पंजे की जांच की। अभिमन्यु ने अपनी थैली से एक काली बोतल निकाली और उस बोतल के ऊपर जो लकड़ी का बना हुआ ढक्कन था उसे हटा दिया। उसने पंजे की सतह पर कुछ सफेद धूल डाली और उसे अच्छी तरह से रगड़ना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और इससे पहले कि अभिमन्यु नोटिस कर पाता, कमरे में अंधेरा छा गया। उसने अपनी आंख मली। वो उठ खड़ा हुआ, अपने शरीर को फैला लिया। अचानक कुछ अजीब सी चीज ने उसका ध्यान खींचा। अभिमन्यु ने खिड़की पर परछाई देखी। अचानक उसने अपना सिर पीछे घुमाया तो देखता है कि आपुआ लाल रंग की 1 पीस ड्रेस पहने पीछे खड़ी थी। कृपया मेरी मदद करें, आपुआ रो रही थी। मैंने उस लड़की को पहले भी कई बार देखा था, लेकिन किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अभिमन्यु तुरंत पलटा। उसने आपुआ को पहचान लिया। ये आपुआ ही थी जो उस दिन मूनजीन मनोर बगीचे से अचानक गायब हो गई थी। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था
जैसे उसके अंदर आत्मा ही ना हो, और उसके शब्द बेतरतीब थे। इतना ही नहीं, वो रोती ही जा रही थी। उसके कपड़े लगभग फटे हुए थे। अभिमन्यु उसे देखकर हैरान हो गया। तुम अंदर कैसे आई? अभिमन्यु ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा। कमरा तो अंदर से बंद किया था मैंने, फिर भी ये आपुआ कमरे के बीच में कैसे खड़ी हो गई? अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आपुआ कैसे यहां आई? उसे कैसे पता था कि मैं यहां पर हूं? कृपया आप मेरी मदद करो। आपुआ ने अभिमन्यु की ओर देखा। उसकी आंखें नम थी। उसे देखकर अभिमन्यु को थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा रोता हुआ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली। अच्छा आपुआ, तुम किस बारे में बात कर रही हो, समझाओ मुझे। और हां, उस दिन तुम कहां गायब हो गई थी? अभिमन्यु ने एक के बाद एक सवाल पूछा। मैं आपुआ हिचकिचा रही थी। अभिमन्यु को यकीन था कि आपुआ उस दिन लाल रंग की वन पीस ड्रेस पहनी हुई थी और वो पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। तेल के दीपक की रोशनी एक सेकंड के लिए गायब हो गई। अभिमन्यु ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन मेज के आसपास कोई नहीं था। जब अभिमन्यु ने फिर से उससे बात करने की कोशिश की तो आपुआ गायब हो चुकी थी। अभिमन्यु के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। अभिमन्यु अब सच में डर गया था। उसे शीखों की बात याद आ गई। मुझे यहां से जाना है, मैं अब यहां नहीं रहना चाहता। अभिमन्यु ने पैकिंग शुरू कर दी। अभिमन्यु ने आखिरकार शहर छोड़ दिया और वापस जाने लगा। आपुआ उस रात के बाद होटल में उसके पास दोबारा नहीं आई। अभिमन्यु रात में कैंप फायर के पास पेड़ों की छाया में बैठा हुआ था। चांदनी रात थी। कुछ पेड़ पौधे चांदनी में नहाए हुए से लग रहे थे, जिससे हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि कई दिनों बाद ये चांदनी आई थी और आपुआ अंधेरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कृपया मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वो कराह रही थी। मैं नहीं चाहती, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। अभिमन्यु उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे आपुआ के पास गया। उसने आपुआ से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की कोशिश की। तुम मुझसे चाहती क्या हो और तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? अभिमन्यु चिल्लाया। मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। आपुआ रोई और उसके पास आने लगी। तुमने पिछली बार मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, उसका जवाब अब दो। अभिमन्यु जानता था कि वो शायद एक जीवित इंसान के साथ बात नहीं कर रहा है। आपुआ अजीब दिख रही थी। उसके पास कोई आत्मा नहीं थी। वो आसानी से अभिमन्यु के स्थान का पता लगा सकती थी, लेकिन वो कौन है इसका पता तो लगाना ही होगा। ये सारी बातें अभिमन्यु आपुआ को देखते हुए सोच रहा था। सवाल? कौन सा सवाल? आपुआ एक पल के लिए रुक गई। तुम उस दिन कहां चली गई थी? बगीचे में तुम अचानक से गायब हो गई थी। अभिमन्यु ने दबे स्वर में पूछा। बागीचा? कौन सा बागीचा? आपुआ ने हैरान होते हुए बोला। अचानक चांदनी रात अंधेरी रात में बदल गई। चारों ओर फिर से अंधेरा छा गया। अभिमन्यु को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आपुआ फिर से गायब हो गई। ये लड़की मुझे पागल कर देगी, अभिमन्यु ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए बोला। 10 दिन बाद अभिमन्यु चंद्रगिरी शहर से एक दिन की दूरी पर था। उसने आखिरी रात एक छोटे से शहर में बिताने का फैसला किया और उसके बाद सीधे शहर वापस चला गया। अभिमन्यु को लगा कि अगर वो यात्रा करता रहेगा तो शायद आपुआ उसे दिखाई नहीं देगी। हालांकि इन दिनों उसने बहुत ही मुश्किल से आराम किया होगा, लेकिन अब उसने राहत महसूस की। आपुआ के सामने आने पर जीरो ने उसे कभी अलर्ट नहीं किया और ना ही कोई रिकॉर्ड बनाया। यह बहुत अजीब था। अभिमन्यु यह निर्धारित नहीं कर सका कि आपुआ वास्तव में क्या चाहती थी। साथ ही ऐसा लग रहा था कि बगीचे में आखिरी मिनट में आपुआ का समय जम गया हो। वो मदद करने के लिए अभिमन्यु से भीख मांग रही थी,
और वो केवल तभी दिखाई देती थी जब अभिमन्यु रात में अकेला होता था। शायद अब मैं बगीचे से बहुत दूर आ गया हूं और अब वो अजीब अजीब शक्तियां मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगी। जो भी हो, मुझे वैसे भी एक ब्रेक की तो जरूरत थी ही। मैं बहुत थक चुका हूं। अभिमन्यु खड़ा हुआ और पानी पीने लगा। कृपया मेरी मदद करें। पीछे से अचानक लड़की की आवाज आई। अभिमन्यु ठिठक गया। पानी का ग्लास उसके हाथ से गिर गया। आवाज बहुत करीब से आ रही थी, लगभग मानो लड़की उसके कानों के पास चिल्ला रही हो। वो धीरे से पीछे मुड़ा और देखा कि आपुआ चुपचाप कोने में खड़ी थी। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और बंद दरवाजा ही एकमात्र प्रवेश द्वार था। कृपया मेरी मदद करो, लड़की फिर से चिल्लाई। उसने बिना पलक झपकाए अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखा। डायन, तुम डायन हो, अभिमन्यु चिल्लाया। उसने हाथ उठाकर आपुआ की तरफ खंजर फेंका। खंजर दीवार में छेद करता हुआ नीचे गिर गया और आपुआ फिर से गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। अभिमन्यु ने हाथों से अपने चेहरे का पसीना पोंछा। क्या बकवास है ये? अभिमन्यु चकरा रहा था और उसके हाव भाव भयानक लग रहे थे। धिक्कार है मुझ पर, क्या हो रहा है ये? अगर वो एक अभिशाप है तो मुझे कुछ नहीं होना चाहिए और मैं इसका समाधान ढूंढ लूंगा। मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगा। अभिमन्यु ने कमरे के चारों ओर देखा और अपने बैग के माध्यम से उज्जवल प्रकाश की किरण को देखा। अभिमन्यु एक सेकंड के लिए झिझका और उत्तेजित हो गया। उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। वो झट से बैग के पास गया और उसे खोला। अंदर धूल भरे कपड़े रखे हुए थे और उसकी पीठ पर क्रॉस का निशान प्रकाश से टिमटिमा रहा था। शायद ये प्रोफेसर तारा हैं। वो मुझे बुला रही हैं। आखिरकार मैं वापस जा सकता हूं। वो उस बूढ़ी प्रोफेसर का चेहरा देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। कई मिनट के बाद क्रॉस से प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया। अभिमन्यु ने कपड़े नीचे रखे और जल्दी से सब कुछ पैक कर लिया। उसने बड़े पंजे को अलग से एक काले बैग में छिपा दिया। उसने खंजर को नीचे से उठाया जो कुछ देर पहले आपुआ पर वार करते समय गिर गया था। अभिमन्यु अब अपने आप को शांत महसूस कर रहा था। वो अभी भी आपुआ के बारे में सोच रहा था जिसने वास्तव में उसे डरा दिया था। शायद मुझे पहले स्कूल वापस जाना चाहिए, अभिमन्यु ने फैसला किया। अभिमन्यु ने सोचा कि बगीचे में प्रवेश करते समय उसने जो लंबा लाल टोपी मशरूम देखा था, उसे देखकर उसने सोचा कि इसके बारे में जीरो से पूछता हूं। जीरो, ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे किसी भी बदलाव को पकड़ने की कोशिश करो और मुझे उस रेड कैप मशरूम का डेटा प्राप्त करके बताओ। प्लीज ऐसा करो, जल्दी करो। अभिमन्यु ने आदेश दिया। मिशन बनाया गया, जांच शुरू। डेटा नहीं मिला, खोज हो रही है। रेड माउथ मशरूम, 4 संभावित मैच, 45% समानता। ड्रैगन फ्लाई मशरूम, 34% समानता। डेविल्स कैप, 11% समानता। जीरो ने बताया, लेकिन अभिमन्यु परिणाम से निराश था। इस समय जीरो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अभी तक पर्याप्त डेटा एकत्रित नहीं किया था। डेटाबेस में अधिकांश डेटा अंसर मैदान की उस यात्रा के दौरान एकत्र किए गए थे। इसके अलावा उसे जादूगरों की दुनिया में विशेष सामग्री या पौधों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी। पीलू ने कहा था कि बगीचे से बचे लोग पागल हो जाते हैं और पागल हो जाने के बाद उन लोगों ने कई बेरहम काम किए थे। अभिमन्यु ने सोचा कि वो भी शायद उसी स्थिति में आ गया है। आपुआ रात में एक बार ही आती थी, इसलिए अभिमन्यु को चिंता नहीं थी कि उसे आज फिर उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार आ चुकी थी। फिर भी उसने ना सोने का फैसला किया। उसने पूरी रात ध्यान में बिताई।
ताकि वो किसी भी तरह की घटना का तुरंत जवाब दे सके। अगली सुबह जैसे ही तेज धूप ने दिन को गर्म करना शुरू किया, अभिमन्यु ने शहर छोड़ दिया। वो तेज स्पीड से कालचक्र विद्यापीठ की ओर बढ़ने लगा। अभिमन्यु चंद्रगिरी शहर के बहुत करीब था, लेकिन उसने पहले स्कूल जाने का फैसला किया। उसे उस अजीब श्राप को खत्म करने के लिए प्रोफेसर तारा की मदद की जरूरत थी। वो मुख्य सड़क पर आगे बढ़ता रहा। अभिमन्यु मुश्किल से रुका, क्योंकि वो जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना चाहता था। अभिमन्यु उस जगह पर पहुंच गया जहां उसने चमकते हाथियों का शिकार किया था। इस जगह को मैं पहचानता हूं। हाँ, ये जगह, यहां मैं आ चुका हूं। अभिमन्यु को कुछ राहत मिली। उसने कुछ परिचित लोगों को देखा और उसे अच्छा लगा। अभिमन्यु रुका नहीं। हालांकि वो मार्ग बदल सकता था और पहले शहर का दौरा कर सकता था, लेकिन उसने अधिक महत्वपूर्ण मामले से निपटने का फैसला किया। अभिमन्यु के चेहरे पर ठंडी हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुई उसकी त्वचा को चुभ रही हो, क्योंकि वो हवा बहुत ज्यादा सर्द थी। कई दिनों बाद कालचक्र विद्यापीठ के ऊपर के खंडहर को देखकर अभिमन्यु को बहुत खुशी हुई। आकाश एक विशाल नीलम की तरह नीला था। पीले पेड़ों के बीच एक काली गाड़ी तेजी से खंडहर के पास आ रही थी। उसके पहिए तेजी से घूम रहे थे और उसके शोर ने पक्षियों को दूर भगा दिया था। गाड़ी पेड़ों के बीच से भागती हुई एक काली बिंदी की तरह लग रही थी। ये तेज और स्थिर थी। भूरे बालों वाला अभिमन्यु गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। उसे तो बस जल्द से जल्द प्रोफेसर तारा के पास जाना था, ताकि वो अपने सवालों का हल उनसे पूछ सके। क्या अभिमन्यु एक बार फिर से कालचक्र विद्यापीठ पहुंच पाएगा? क्या वो प्रोफेसर तारा से अपने सवालों का हल जान पाएगा? अभिमन्यु को सामने सड़क पर एक पीला खंडहर दिखाई दिया। उसे देखकर वो राहत महसूस करने लगा। आखिरकार मैं वापस आ ही गया, अभिमन्यु ने राहत की सांस लेते हुए कहा। आपुआ दिन में एक बार दिखाई दी थी, जब अभिमन्यु आराम करने के लिए रुका था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसे अभिमन्यु को ट्रैक करने से रोक नहीं सकता है। अभिमन्यु उम्मीद कर रहा था कि स्कूल में उसे इसका समाधान मिल जाएगा। रुको! अभिमन्यु ने लगाम खींची और गाड़ी को धीमा कर दिया। उसने उसे पुल के पास खड़ा कर दिया। वो गाड़ी से कूद गया और बड़े काले यात्रा बैग को अपने साथ ले जाने से पहले अपने कपड़ों से धूल झाड़ ली। वो पुल की ओर चल पड़ा। एक कौवा अभिमन्यु के चक्कर लगाकर पत्थर के पुल पर उतरा। वो अपनी लाल लाल आंखों से अभिमन्यु को घूर रहा था। मास्टर कालकाविश! अभिमन्यु रुक गया और उसने पूछा, क्या तुम समन कॉल पर ध्यान दे रहे हो? क्या तुम एक स्टूडेंट हो? बताओ। कालकाविश की आवाज तेज और ऊंची थी। ये वो आवाज थी जिसे अभिमन्यु जानता था। एडमिशन के टाइम में कालकाविश से वो स्कूल में मिल चुका था। हाँ मास्टर। अभिमन्यु झुक गया। कालकाविश ने सिर हिलाया। अभिमन्यु का शरीर उसकी माणिक जैसी आंखों में दिखाई दे रहा था और वो बिना भाव के अभिमन्यु को देख रहा था। अभिमन्यु के चेहरे पर डर के भाव थे, क्योंकि ठीक कालकाविश के पीछे आपुआ थी। उन दोनों के शरीर लगभग ओवरलैप हो रहे थे। आपुआ बस चुपचाप वहीं खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। कालकाविश को एहसास हो गया था कि उसके पीछे कौन है। वो भी थोड़ा सा डर गया। ये एक मजबूत अभिशाप है। तुम अभी अंदर जा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रोफेसर तारा पहले ही वापस आ गई है, कालकाविश ने हल्के स्वर में कहा। अभिमन्यु एक सेकंड के लिए झिझका और फिर वो मुस्कुराया। धन्यवाद मास्टर कालकाविश। रुको रुको, उससे पहले कालकाविश ने अपनी चोंच खोली और हंसा। चोंच दोनों तरफ से फट गई, जो देखने में भयावह लग रही थी। उसकी चोंच में अनगिनत नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे, लगभग
एक मगरमच्छ के मुंह की तरह। जब कालकाविश ने आकाश में उड़ान भरी तो उसके शरीर का विस्तार होने लगा। काले पंख उसके शरीर से नीचे गिर गए और काला कौआ कुछ ही सेकंड में 7 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा राक्षस बन गया। अजीब चिल्लाने की आवाज से अभिमन्यु बुरी तरह कांप गया। आवाज बहुत डरावनी थी। कालकाविश के पंखों ने सूरज की रोशनी को ढक दिया और अभिमन्यु को अपनी छाया में ले लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, गंदी आत्मा? तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। कालकाविश जोर से हंसा। वो थोड़ी देर के लिए हवा में मंडराता रहा और अभिमन्यु की ओर देखने लगा। इसकी गति एक औसत शूरवीर से भी बहुत तेज थी। अभिमन्यु की दृष्टि एक सेकंड के लिए धुंधली हो गई। तभी अभिमन्यु ने पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अपूर्वा लगातार दर्द भरी आवाज में बोले जा रही थी। कालकाविश ने अपने पंख फड़फड़ाए और पत्थर के पुल की ओर उड़ गया। कालकाविश का शरीर पुल पर उतरते ही वापस सामान्य आकार में सिकुड़ गया। अच्छा है, अब तुम प्रवेश कर सकते हो। कालकाविश अपनी सांप जैसी जीभ से चोंच को काटते हुए संतुष्ट दिख रहा था। अभिमन्यु निश्चित नहीं था कि वास्तव में हुआ क्या था, लेकिन अब वो आराम महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कालकाविश ने उसके लिए श्राप हटा दिया है, इसलिए वो तुरंत धन्यवाद करते हुए झुक गया। अभिमन्यु ने अपनी थैली से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और कालकाविश के पास रख दिया। आपकी सहायता सराहनीय है कालकाविश। बॉक्स को नीचे रखने के बाद अभिमन्यु पीछे हट गया। कालकाविश को सिर हिलाते हुए देखकर वो खंडहर में प्रवेश कर गया। कालकाविश ने अपने पंजे से बॉक्स खोला। उसके अंदर एक लाल मोती था। मेरा पसंदीदा नाश्ता। वाह, मेरा स्वाद जानता है ये बच्चा। कालकाविश ने खुशी में झूमकर सिर हिलाया। अभिमन्यु को काल चक्र विद्यापीठ के अंदर जल्दी से प्रवेश मिल गया। कुछ भी नहीं बदला था। सुरंग का दरवाजा अभी भी बंद था। यह एक धूल भरे कमरे में छिपा हुआ था। हालांकि दरवाजों की सतह नहीं थी। वो अनिश्चित था कि इसे बदला गया था या नहीं। अभिमन्यु ने लकड़ी पर दस्तक दी और मंत्र का आह्वान किया। दरवाजे की सतह पर एक काला लेप दिखाई दिया और कुछ सेकंड के बाद वो गायब हो गया। अभिमन्यु ने धक्का देकर दरवाजा खोला और देखा कि सामने सुरंग है और एक सीढ़ी है। सुरंग में रोशनी आ रही थी। उसने चारों ओर देखा और सीढ़ियों से नीचे चला गया। अभिमन्यु जल्दी से कोने की तरफ गया और गायब हो गया। उसके कदम सुरंग के नीचे गूंज रहे थे। लकड़ी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। काली कोटिंग की एक पतली परत इसकी सतह पर फिर से चमक उठी। अभिमन्यु सुरंग में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। दीवार पर लगी रोशनी ने पूरी सुरंग को रोशन कर रखा था। वो दालान में 2 साथी जादूगर स्टूडेंट्स के पास से गुजरा। ऐसा लग रहा था कि वे अभी अभी स्कूल लौटे हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन नहीं किया। उन्होंने केवल शिष्टाचार के रूप में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु जल्दी ही काले जादू की फैक्ट्री के पास पहुंच गया। वो दालान के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और हवा में ठंडक महसूस कर सकता था। अभिमन्यु ने अपना बैग संभाला और दालान के अंत में जो दरवाजा था उसके पास पहुंच गया। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। कृपया अंदर आ जाओ। एक अंधेरे इंटीरियर वाले कमरे में दरवाजा खुला। अभिमन्यु ने ध्यान से दरवाजा खोला और कमरे के बीच में एक प्रकाश की किरण उसे दिखाई दी। प्रोफेसर तारा का भयानक चेहरा और भी डरावना लग रहा था। ये एक मजबूत अभिशाप था, तारा धीमी आवाज में बोली। हां, इसने मुझे बहुत परेशान किया था प्रोफेसर। अभिमन्यु को पहले से ही तारा की शक्ल की आदत हो गई थी। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसी दिखाई देती है। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। वो मुड़ा
और उसने उन्हें प्रणाम किया। मैं आपकी मदद चाहता हूं प्रोफेसर, मेरी मदद कीजिए, अभिमन्यु ने कहा। तुम्हें वास्तव में काल काविश को धन्यवाद देना चाहिए। उसने केवल तुम्हारा श्राप ही नहीं खाया। यदि तुम समय पर स्कूल नहीं आते तो तुम पहले ही मर चुके होते। ये कहकर तारा मुस्कुराई। तुम बहादुर हो। मुझे नहीं पता कि तुमने इसे कैसे संभाला, लेकिन मून जिन गार्डन जादूगर स्टूडेंट्स के लिए जाने की जगह नहीं है। मुझे तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हें इस जगह का लोकेशन कैसे पता चला। प्रोफेसर तारा, ये जगह इतनी अजीब क्यों है? अभिमन्यु ने हैरान होते हुए पूछा। बाघ, बंशी और शिशु आत्माओं का एक खेल का मैदान है और वहां के अधिकांश दुर्लभ पौधे नेगेटिव एनर्जी कणों में भिगोए हुए थे। ये जाल और खतरनाक जीवों से भरा स्थान है, तारा ने उसे समझाया। अच्छी बात है कि तुम काले जादू और नेगेटिव एनर्जी कणों से परिचित हो। उन प्राणियों ने तुम्हें बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया है, नहीं तो तुम कब के मर चुके होते। यहां आओ, बैठो मेरे पास। तारा ने अभिमन्यु की ओर इशारा किया और अचानक उसके पीछे एक काली कुर्सी दिखाई दी। अभिमन्यु ने बैठने से पहले 1 सेकंड के लिए कुर्सी की ओर देखा। भूत और मनोर के अंदर के अन्य जीव परवाह नहीं करते हैं कि तुम कौन हो। वे अजीब राक्षसों का एक ग्रुप है जो तुम में से जीवन ऊर्जा को निकालना चाहता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम वहां फिर से जाओ और पता करो कि कौन सी शक्तियां वहां काम करती हैं। यही कारण है कि हम जादूगर नियम के साथ चलते हुए उस जगह पर बहादुरी के साथ कोई कार्य नहीं कर सकते। तारा ने चेतावनी दी। मैं वहां फिर जरूर जाऊंगा प्रोफेसर, अभिमन्यु जोश के साथ बोला। अच्छा है, मैं तुम्हें पहले ठीक तो कर दूं, तारा ने उसके चेहरे को देखते हुए बोला। हाथ में तेल का दीपक लेकर वो मुड़ी और एक छोटे से कैबिनेट की दराज खोली। तारा ने उसमें से एक छोटा सफेद एक्सेसरी बॉक्स निकाला। वो धीरे से अभिमन्यु की ओर चली और बैठ गई। उसके बाद प्रोफेसर ने हवा में इशारा किया और अभिमन्यु और प्रोफेसर के बीच एक काली मेज आ गई। तारा ने एक्सेसरी बॉक्स नीचे रख दिए और उसे अभिमन्यु की ओर धकेल दिया। ये मेरे पास सबसे अच्छी चीजें हैं जो तुम्हारे बहुत काम की हैं। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें इसे 3 साल तक पहनना होगा। इसे तुम अपने साथ लेकर जाना। तुम्हें इसे अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से पर बांधना होगा। इसकी जड़ें तुम्हारे अंदर की नसों में चली जाएंगी। तारा के चेहरे पर गंभीर भाव थे। क्या प्रोफेसर 3 साल? अभिमन्यु आखिरकार समझ गया कि वो किसके साथ काम कर रहा है। यहां तक कि प्रोफेसर तारा भी एक प्रयास में अभिशाप को साफ नहीं कर पाई थी। पीलू झूठ नहीं बोल रहा था। बगीचा बेहद खतरनाक था। ये तो बस पहला कदम है। बाद में मैं बाकी का ख्याल भी रखूंगी। तुम्हारी आत्मा ने बहुत सी छलावा आत्माओं को आकर्षित किया है। तारा 1 सेकंड के लिए रुक गई, फिर उसने आगे कहा, दंड के रूप में तुम्हें जो वहां मिला उसका आधा मुझे दे दो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास बहुत अधिक है। बिल्कुल प्रोफेसर, अभिमन्यु ने तुरंत सिर हिलाया। जादूगरों की परंपरा थी कि वो अपनी वस्तुएं आपस में अदला बदली कर सकते थे। अभिमन्यु खुद जानता था कि तारा उसकी मुक्ति में मदद नहीं करेंगी। तो अब इसे अपने हाथ पर रखो। तारा ने सफेद एक्सेसरी बॉक्स की ओर इशारा किया। अभिमन्यु ने बॉक्स को पकड़ा और ध्यान से खोला। अंदर क्या था देख के उसके हाव भाव बदल गए। रेशम के एक टुकड़े पर हीरे के प्रकाश का एक चांदी का टुकड़ा दिखाई दे रहा था, जिसकी सतह पर पेचीदा पैटर्न बने हुए थे। तुम इसे कहां पहनना चाहते हो? तारा मुस्कुराई। अभिमन्यु ने हथेली के आकार के सहायक उपकरण को देखा और बोला, मैं इसे अपने दाहिने हाथ पर पहनना चाहूंगा। तारा ने सिर हिलाया।
ठीक है। तारा ने कुछ नहीं किया, लेकिन चांदी की एक्सेसरी अपने आप हवा में तैर गई और जल्द ही अभिमन्यु के दाहिने हाथ पर चिपक गई। अभिमन्यु को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सहायक उसके हाथ के पिछले हिस्से पर पहले ही चढ़ चुका था। वो उसके हाथ का हिस्सा बन गया। यह पूरी प्रक्रिया अभिमन्यु के लिए थोड़ी अजीब थी। चलो अब तुम्हारा इलाज करते हैं। उन राक्षसों ने तुम्हें आकर्षक पाया और तुम्हारे शरीर को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया, तारा ने कहा। क्या उन्होंने मुझे पसंद किया? अभिमन्यु हैरान था। वो आदमी जो बगीचे से वापस लौटा था वो लगभग पागल हो गया था, क्योंकि उस लड़की की आत्मा ने उस पर जादू किया था। उन्होंने जानबूझकर तुम पर कोई जादू नहीं किया। तुम बस उनके प्राकृतिक दुष्ट बल के क्षेत्र से प्रभावित हो गए हो। उन राक्षसों के पास हमसे अलग जादुई प्रणाली है, इसलिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। ये कहते हुए तारा उठ खड़ी हुई और उसे देखकर अभिमन्यु भी खड़ा हो गया और सोचने लगा कि अब प्रोफेसर क्या करेंगी। तारा ने अपना हाथ हवा में फिर से लहराया और आसपास की सभी वस्तुएं गायब हो गईं। सारे स्थान पर फिर से अंधेरा छा गया। प्रकाश का एकमात्र स्रोत, उनके हाथ में जो तेल का दीपक जल रहा था, बस वही बचा हुआ था। लेकिन यह दीपक इतनी कम रोशनी दे रहा था कि उनका चेहरा मुश्किल से ही दिखाई पड़ रहा था। अंधेरे में उनकी आंखें डरावनी लग रही थीं। तारा ने अपनी हथेली ऊपर की ओर रखते हुए अपना बायां हाथ उठाया। अचानक उनकी हथेली आधी हो गई और एक गहरा लाल काला छेद दिखाई देने लगा। अभिमन्यु ने कीड़ों के पंखों की कंपन की आवाज सुनी और तारा की हथेली पर खाली छेद से एक छोटा मच्छर उड़ गया। यह एक भूरे रंग का मच्छर था जो पारभासी पंखों वाले आकार का था। मच्छर ने जल्दी से छेद छोड़ दिया, अपने पंख हिलाए और हवा में उड़ गया। उसके बाद खूनी छेद से भूरे धुएं का ढेर निकल गया। ये एक पोल की तरह दिखता था, लेकिन अभिमन्यु को पता था कि ये अनगिनत ग्रे मच्छरों द्वारा बनाया गया है। वो इतने सारे थे कि वे धुएं के ढेर की तरह लग रहे थे। उन्होंने इतना शोर किया कि वो कमरा शोर से बिल्कुल पूरी तरह से भर गया। वे भूरे रंग के मच्छर अभिमन्यु के शरीर पर जल्दी से चढ़ गए। अभिमन्यु अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि शायद प्रोफेसर श्राप के बारे में कुछ कर रही थी और उसने स्थिर रहने का फैसला किया। अभिमन्यु के पूरे शरीर पर छोटे छोटे मच्छर थे। उसके कपड़े, त्वचा, गर्दन और बालों के चारों ओर वे सभी छोटे कीड़े चढ़ रहे थे। अभिमन्यु की त्वचा पर जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए थे। कई मिनट बाद छेद से धूसर धुआं निकलना बंद हो गया और गैप धीरे धीरे बंद हो गया। कुछ मच्छर तारा के सिर के ऊपर मंडरा रहे थे। उन्होंने कई ग्रे लाइनें बनाई और पुल बनाया जो अभिमन्यु और तारा को जोड़ता था। वे रेखाएं कई सेकंड तक चली और मच्छरों ने उनके बीच एक ग्रे बॉल बनाना शुरू कर दिया। वो सारे मच्छर उस गेंद में शामिल हो गए जिसका आकार मानव सिर के आकार का था। गेंद हवा में तैर रही थी और एक लाल आई बॉल द्वारा इसे खोल दिया गया था। अभिमन्यु आई बॉल की सफेद सतह पर नसों को देख सकता था और लाल पुतली अभिमन्यु को घूर रही थी। आई बॉल समय समय पर निगरानी कैमरे की तरफ घूम रही थी। मुझे क्यों बुलाया? आई बॉल ने अजीब स्वर में पूछा। तारा के होंठ हिल गए, लेकिन अभिमन्यु उसकी बातें नहीं सुन सका। ऐसा लग रहा था जैसे वो आई बॉल से बात कर रही हो। आई बॉल बाएं दाएं मुड़ा। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो अपना सिर हिला रहा। तारा ने अपनी भौहें ऊपर करते हुए सिकोड़ ली और फिर कुछ कहा। शायद तारा आई बॉल को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। सिर हिलाने से पहले आई बॉल एक सेकंड के लिए झिझका। अचानक आई बॉल के बीच में एक खोखला स्थान दिखाई दिया। एक मजबूत सफेद हाथ जिसकी पूरी सतह पर लाल दाने थे। वो हाथ अभिमन्यु तक पहुंच गया। किसके थे ये हाथ? क्या आई बॉल की मदद से अभिमन्यु अपने श्राप से मुक्त हो पाएगा?